हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन को, जो आपका सी टेट का पेपर है। सी टेट का पेपर है, यह पेपर आपका 8 जनवरी 2022 का पेपर है। तो इसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पर्यावरण अध्ययन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। यह पेपर आपका 8 जनवरी 2022 का पेपर है। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें बने थे। पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, यानी कि पृथ्वी है ग्लोब जैसी गोल है। नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। तो यह क्वेश्चन है आपका सी टेट में 2 से 3 बार रिपीट होके आया है। तो आपको इसको अच्छे से समझना है कि कौन सा ऐसा देश है उसमें क्या होता है कि पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। कौन सा ऐसा देश है जिसमें पृथ्वी के सापेक्ष वह उल्टे खड़े हैं। तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, या फिर इंडोनेशिया है, या फिर युगांडा है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा देश है वहाँ पे पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के लोग हैं, उनके हम क्या हैं, विपरीत हैं, यानी कि भारत है वह अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर होगा। यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है। यह जो आपका ईबीएस होता है, ईबीएस का पार्ट होता है, यह आपका 61वें क्वेश्चन से लेकर 90 क्वेश्चन तक होता है। इसमें आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको इनको बहुत अच्छे तरीके से करना है। सी टेट में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो आपको इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 ही आपको मिनट मिलती हैं। तो 150 के 150 क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में करके आने हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अपनी समझ को थोड़ा सा बेहतर बनाना है, एक टीचर के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती हैं। जिस राज्य का भाग है, आपको बताना है कि जो पोचमपल्ली शहर है वहाँ पे जो साड़ियाँ बनती हैं, चमकदार वस्त्र बनते हैं, तो यह आपको बताना है कि कहाँ पे बनते हैं। तो केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका तेलंगाना में है। तो आपको इस पोचमपल्ली के बारे में सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है, तेलंगाना है। इसमें क्या होता है, जो पोचमपल्ली होता है यह आपका शहर होता है, पोचमपल्ली शहर होता है। पोचमपल्ली क्या होता है, पोचमपल्ली शहर होता है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है, आपको बताना है। तो खरपतवार हटाना या गुड़ाई करना, बीज बोना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना या प्याज को उखाड़ना। तो आपको इसका उचित क्रम नहीं है वाला बताना है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इस तरीके से, ऑप्शन इस तरीके से आपको लगाना है। तो आपको बताना है कि कौन सा क्रम है वह उचित क्रम में नहीं है, तो आपको इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुड़ाई करेंगे। क्या करेंगे, गुड़ाई करेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, बीज को बोएंगे, यानी कि गुड़ाई करना। गुड़ाई का मतलब होता है खेत को जोतना और उसके बाद में बीज को बोना। फिर आता है आपका खरपतवार हटाना, यानी कि वहाँ पे जो आपकी ज़्यादा फालतू की जो लकड़ी वगैरह या कुछ होता है ऐसा, उन चीज़ों को हटाना। फिर उसके बाद आपका आता है कि प्याज को उखाड़ना। क्या आता है, फिर उसको उखाड़ेंगे और प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को हटाना। इस तरीके से आपका बनता है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आता है आपका बी, कौन सा आता है, बी आता है।
फिर गुड़ाई करने के बाद में हमने क्या किया, बीज बोआ यानी कि सी आता है। फिर उसके बाद में खरपतवार को हटाना ए आ जाता है। फिर प्याज को उखाड़ना ई आ जाता है आपका। और प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना ऑप्शन डी आपका आ जाता है। तो BCAED यह आपका राइट आंसर हो जाता है। तो आपको इसमें देखना है कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर 4 में आपका यह दे रखा है BCAED। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाता है। तो आपको इस तरीके से समझना है, आप थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते तो आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि किसी पुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा गया है पैमाना 1 सेंटीमीटर यानी कि 110 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और मानसा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी कितनी है, 13.3 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों बुर्जों के बीच की जो वास्तविक दूरी है वह आपकी लगभग कितनी है, तो 1.6 किलोमीटर है। या ऑप्शन 2 में आपको दे रखा है 1.5 किलोमीटर है, 1.4 किलोमीटर है या 1.7 किलोमीटर है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि यह जो दूरी है कितनी है, वास्तविक दूरी है कितनी है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आया है मानचित्र से, हर एक सेट में आपका एक क्वेश्चन बना है। तो आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, बहुत ही ध्यान देकर। तो मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाऊंगी। तो आपको यहाँ पे दे रखा है पैमाना क्या है, 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दे रखा है, 110 मीटर दे रखा है। इन दोनों के यानी कि इब्राहिम बुर्ज और मानसा बुर्ज की जो बीच की दूरी है वह कितनी दे रखी है, 13.3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको क्या करना है, 13.3 सेंटीमीटर का 110 मीटर से क्या कर देना है, इन दोनों का गुणा कर देना है। तो आपको यहाँ पे गुणा करना है 13.3 सेंटीमीटर का हमें गुणा करना है किससे, 110 से करना है। इसको सॉल्व करने के बाद में आपका क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद में आपका 1463 आ जाएगा। कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम तो 1463 आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपका 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको 1000 से क्या दे देना है, भाग दे देना है। किसमें, इन दोनों का हमने गुणा किया है, इस संख्या का और इसका हम गुणा करने के बाद में 1463 हमें प्राप्त हुआ है। तो 1463 में आपको भाग दे देना है किसका, 1000 का। जब आप इसमें 1000 का भाग दे देते हैं तो यहाँ पे 3 अंक को छोड़ करके आपके क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1.463। यह आपका क्या होगा, यह आपका राइट आंसर होगा। यहाँ तक बात क्लियर, आपने समझा कि 1.463 यह आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। बस आपको इतना सॉल्व कर लेना है। तो आपको इसमें लगभग में बताना है कि वास्तविक जो दूरी है कितनी है, कितनी दूरी है लगभग आपको बतानी है। तो 1.463 है आपका, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम 1.5 मान लेंगे। 1.5 किलोमीटर आपका इसको हम मान लेंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। आपने समझा, सबसे पहले हमने क्या किया, 110 का गुणा किया किससे, 13.3 सेंटीमीटर से इन दोनों संख्या का गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद में हमने 1000 से भाग दे दिया। उसके बाद में हमें लगभग संख्या प्राप्त हुई 1463 यानी कि 1000 से हमने इसमें भाग कर दिया तो पॉइंट लग जाता है। तो यह संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो 1.5 किलोमीटर यह आपकी लगभग में आ जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, नीचे दिए गए कथनों में से अलबर्नी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्षों से भी पूर्व किया था के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो आपको बताना है कि वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रेक्षण किया उनके बारे में लिखा, या वह अफगानिस्तानी से आए थे, या उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी, या उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में कुछ यानी कि बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों को
लोगों के तालाब बनाने में कुशलता का उल्लेख किया है। तो आपको इसमें इसका सही आंसर बताना है कि ABC है या BCD है या ACDE है या फिर ABC और E है। तो आपको इसमें इसका सही आंसर बताना है अलवर्णी के विषय में। किसके बारे में पूछा है? अलवर्णी के विषय में पूछा है। तो आपको इसमें इसका सही आंसर बताना है कि वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया था और प्रेक्षण किया और उनके बारे में लिखा था। तो यह बात आपकी क्या हो जाती है? बिल्कुल बात सही हो जाती है। यह अफगानिस्तान से आए थे। कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से आए थे। तो यह बात आपकी क्या हो जाती है? यह बात आपकी सही नहीं होती है, क्योंकि यह अफगानिस्तान से नहीं आए थे। यह बात आपकी गलत है। कहाँ से आए थे? यह उज्बेकिस्तान से आए थे। कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से आए थे। तो यह बात आपकी गलत हो जाती है कि जो अलवर्णी है यह अफगानिस्तान से आए थे। क्वेश्चन इसमें ऑप्शन थर्ड दे रखा है आपको सी में कि उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो अपने देश से भिन्न थी, अपने देश से अलग थी। तो यह बात भी आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। ए और सी आपका सही है। उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह बात भी आपकी क्या हो जाती है? यह बात भी आपकी सही हो जाती है कि भूतकाल के बारे में और सांस्कृतिक विरासत के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ई है आपका कि उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के बारे में तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन ई भी आपका सही है। तालाब बनाने में कुशलताओं का उन्होंने उल्लेख किया है। ऑप्शन ए, सी, डी और ई आपका सही आंसर हो जाता है। यह आपका गलत हो जाता है बी वाला, क्योंकि यह अफगानिस्तान से नहीं आए थे। कहाँ से आए थे? यह अलवर्णी है, यह उज्बेकिस्तान से आए थे। यहाँ तक बात क्लियर? उज्बेकिस्तान से आए थे। कब आए थे? 973 में आए थे। सन 973 में यह आए थे उज्बेकिस्तान से। यहाँ से बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। इनके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। किसकी? अलवर्णी की पुस्तक है। इनकी एक बुक है, उसका नाम क्या है? तहकीक ए हिंद। क्या है? तहकीक ए हिंद। यह इनकी क्या है? यह इनकी पुस्तक है। या फिर इनकी किताब का दूसरा नाम है उल हिंद। क्या है? उल हिंद, जो अरबी भाषा में इन्होंने लिखी है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए कि सांप, छिपकली, मेंढक, घड़ियाल, मगरमच्छ निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती हैं। तो आपको इसमें इसका सही आंसर बताना है कि इनका 3 कोष्ठकों का हृदय होता है। क्या होता है? इनका 3 कोष्ठकों का हृदय होता है, या ये अंडे देते हैं, या ऑप्शन थर्ड है आपका कि ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, या इनके शरीर सल्क से ढके हुए होते हैं। तो आपको इसमें इसका सही आंसर बताना है कि जो सांप, छिपकली, मेंढक और घड़ियाल, यह मगरमच्छ होते हैं, इनके बारे में, इन जानवरों के बारे में आपको सही आंसर बताना है। तो इनके बारे में सही आंसर क्या हो जाता है कि इनका जो हृदय होता है वह कोष्ठकों से घिरा होता है। तो यह बात आपकी गलत है। यह अंडे देते हैं। तो यह बात आपकी सही हो जाती है। जो आपके क्या होते हैं? सांप होते हैं, छिपकली होती हैं, मेंढक होती हैं और आपका मगरमच्छ होता है। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। तो यह बात आपकी इसमें गलत हो जाती है कि जो सभी हैं यह जल और स्थल पर नहीं रह सकते। कुछ जल में रहेंगे और कुछ स्थल पर रहेंगे। इनके शरीर सल्क से ढके रहते हैं। तो यह बात भी आपकी गलत हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी। आपको बताना है कि अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या होगी। तो कहाँ से आपने स्टार्ट किया कि अहमदाबाद, यानी कि आप कहाँ पे हैं? गुजरात में हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को मैप पर समझना है। तो मैप के बारे में आपको समझना है, क्योंकि मैप से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मैप को सीटेट के एग्जाम के लिए ईबीएस में पूछा जाता है। तो आपको इसको अच्छे से समझना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका इसमें
इसका आंसर आपको बताना है कि गुजरात कहाँ पे स्थित है और भारत के मानचित्र अहमदाबाद और दिल्ली के बीच पर कोई रेखा खींची गई है, तो आपको इसमें बताना है कि अहमदाबाद से दिल्ली है वह किस दिशा में है। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं क्या कहाँ पे है, तो यह उत्तर पूर्व में हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है, तो दिल्ली से यह इधर को हो जाता है, उत्तर पूर्व में आपका यह सही आंसर हो जाता है। उत्तर पूर्व में आ जाता है आपका, कहाँ पे आता है, यहाँ पे, यहाँ से इधर को आ जाता है, यानी कि यहाँ पे उत्तर हो जाता है आपका और इधर को आपको क्या हो जाता है, पूर्व हो जाता है। तो इनके बीच में आ जाता है, यह आपका उत्तर और पूर्व कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको इस क्वेश्चन को मैप से समझना है कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल बतानी है, तो चाल क्या होगी, इसका आपको सही आंसर बताना है। किसमें बताना है, मीटर प्रति सेकंड में आपको बताना है। यह भी क्वेश्चन आपने कई बार देखा है, यानी कि मैंने जितने भी आपको जो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इनको कराया है, तो आपको यह क्वेश्चन देखने को मिला है। कौन सा वाला, कि यह दूरी दे रखी है, आपको मीटर प्रति सेकंड में चाल निकालनी है, तो यह क्वेश्चन आपको कई बार देखने के लिए मिला है। तो इसको समझते हैं, और मानचित्र वाला क्वेश्चन है वह भी आपका रिपीट होके बार बार आता है। ठीक, तो आपको क्या लिख लेना है, 144 किलोमीटर की दूरी को लिख लेना है। सबसे पहले 144 किलोमीटर की दूरी हो जाती है, कितने घंटे में तय करती है, 2 घंटे में करती है। हमने 2 से 144 को भाग दिया तो हमारा क्या आ जाता है, 72 घंटा आ जाता है। क्या आ जाता है, 72 घंटा आ जाता है आपका। उसके बाद में आप 72 घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, तो हमें 5/18 से क्या करना होता है, 5/18 से हमें गुणा करना होता है। जब हम 18 को काटेंगे तो 18 चौके क्या होता है, 72 होता है, तो 4 पन्ना 20 हो जाता है, तो 20 आपका राइट आंसर है। 20 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। आपने समझा कि जो किलोमीटर दे रखा है कितना है, 144 किलोमीटर है। घंटा आपको कितना दे रखा है, समय 2 घंटा है। चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, तो इसको आपको इसमें रख देना है। तो 144/2 आ जाता है, तो इसमें इसको हम काट देते हैं तो आपका 72 घंटा आ जाता है। 72 घंटे को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से हमें गुणा करना होता है। 18 से हमने 72 को काटा तो 4 बार कट गया, 4 से हमने 5 को गुणा किया तो 20 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्रित होते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। तो उनके विशेष नाच का नाम है, आपको बताना है कहाँ का जो नाच है, डांस है, कहाँ का है, तो वह मिजोरम का है। जब वह फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग हैं वहाँ पे क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, त्योहार मनाते हैं और एक साथ खाना पकाते हैं और मज़े करते हैं, गाते नाचते हैं। और विशेष नाच का नाम है, आपको बताना है, तो चिराऊ है, तोरंग है, कुड़ुक है, या ऑप्शन 4 दे रखा है आपको, झूम है। तो इसका सही आंसर है चिराऊ। यह क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, रिपीट होके आता है, तो आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। जो मिजोरम का डांस होता है कौन सा होता है, चिराऊ डांस होता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि पक्षियों की एक स्पीसीज यानी कि एक प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह चुनती है, यानी कि उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीसीज का आपको नाम बताना है, क्या है, तो कोयल है, बीवर पक्षी है, शक्कर खोरा है, या ऑप्शन नंबर 4 है आपका बसंत गौरी है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि पक्षियों की एक स्पीसीज है यानी एक प्रजाति है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। क्या बुनता है, घोंसलों को बुनता है। और मादा पक्षी है उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। तो पक्षियों की कौन सी वह प्रजाति है, तो आपको उसका नाम बताना है। तो कोयल हो जाती है, बीवर पक्षी है, या फिर शकरखोरा है, या ऑप्शन 4 में आपको बसंत गौरी दे रखी है। तो इसका सही आंसर हो जाता है
इसका सही आंसर हो जाता है सुंदर सुंदर घोंसलों को बुनता है। कौन बुनता है? नर पक्षी बुनता है। तो वह आपका क्या हो जाता है? बीवर पक्षी हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। क्या हो जाता है? बीवर पक्षी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। आपको बतानी है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी संख्या आपको बतानी है। तो कितनी संख्या है? 6 है, 7 है, 9 है या फिर 11 है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या आपकी 9 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 9 आपकी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। और जो वर्तमान समय में क्या है, राज्यों की बात करती हैं, राज्यों की बात करती हैं तो कितने होते हैं राज्य? 28 राज्य होते हैं। वर्तमान समय में जो राज्य हैं कितने हैं आपके? 28 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? तो आपको बताना है कि यह किस वर्ग के हैं। तो छिपकली, चमगादड़, कलचड़ी और बिच्छू। तो आपको इसके बारे में बताना है कि यह कौन से वर्ग के हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सरीसृप पक्षी स्तनधारी कीट होते हैं, या स्तनधारी सरीसृप कीट पक्षी होते हैं, या फिर ऑप्शन थर्ड है आपका स्तनधारी सरीसृप कीट पक्षी होते हैं, या सरीसृप स्तनधारी पक्षी और कीट होते हैं। तो इसका आपको सही आंसर बताना है कि जो छिपकली होती है यह आपकी क्या होती है? यह आपकी क्या होती है? सरीसृप होती है। छिपकली आपकी क्या होती है? सरीसृप होती है। चमगादड़ की बात करते हैं तो यह आपकी क्या होती है? यह आपकी स्तनधारी होती है। कलचिड़ी की बात करते हैं तो यह आपका क्या होता है? यह आपका पक्षी होता है। बिच्छू की बात करते हैं तो यह आपका क्या होता है? यह आपका कीट होता है। तो जो छिपकली होती है सरीसृप होती है, चमगादड़ आपकी स्तनधारी होती है, और कलचिड़ी होती है यह आपका पक्षी होता है, बिच्छू आपका कीट होता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है सरीसृप स्तनधारी पक्षी कीट। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि आर्यन एक सपेरा है। आर्यन क्या है? एक सपेरा है। जब वह अपना वाद्य यंत्र यानी कि बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। तो सांप के वाद्य यंत्र यानी कि बीन, जो बीन होता है उस पर अनुक्रिया करने का क्या कारण है कि जो सांप है वह बीन बजाने पर वह अपनी अनुक्रिया कर रहा है, अपनी प्रतिक्रिया को कर रहा है, वह इधर उधर अपने सिर को घुमा रहा है। तो इसके बारे में आपको इसका सही आंसर बताना है कि जो बीन की क्या है? मधुर गंध है। यह सांप का अपने कानों के द्वारा बीन ध्वनि को सीधे ही सुन सकना, या फिर ऑप्शन थर्ड है आपका कि सांप की आंखों के द्वारा बीन की गति का अनुसरण न करना, या बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण। तो आपको इसमें इसका सही आंसर बताना है कि आर्यन क्या है? एक सपेरा है और वह अपना वाद्य यंत्र बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर उसका सिर इधर उधर घुमाता है। तो सांप के वाद्य यंत्र यानी बीन पर अनुक्रिया करने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाता है कि जो बीन की क्या होती है? मधुर गंध होती है, यह बात गलत है। और कान, बाहरी कानों के द्वारा बीन की ध्वनि को उत्पन्न करके यह सुन सकता है, यह भी बात गलत है। अनुसरण न कर सकना, यह भी बात गलत है। यह कंपनों का जमीन से होकर संचरण, यह बात सही है। जो सांप होते हैं वह क्या होते हैं? बहरे होते हैं, लेकिन उनका जो शरीर होता है, शरीर से वह पहचान करते हैं जहाँ पे उनकी कंपन होती है, यानी कि जो धरती होती है, धरती पर कंपन होती है, तो उनको वह क्या करते हैं? उनको वह महसूस करते हैं। क्या करते हैं? महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है। जब बीन बजता है तो उसकी कंपन है वह कहाँ पे होती है? तो धरती पर वह उस कंपन को क्या कर लेते हैं? सांप महसूस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि दो छात्राओं एक्स और वाई की क्लिनिक विकृति रिपोर्ट में नीचे दी गई अनुसार आपको इसमें बताना है कि एक्स आयु 12 वर्ष स्त्री की हीमोग्लोबिन है वह 10.5 ग्राम डेसीलीटर है। वाई आयु 10 वर्ष की स्त्री की हीमोग्लोबिन है वह 12.5 ग्राम डेसीलीटर है। तो इन रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक्स रक्तहीनता यानी कि अरक्तता है कि रोगी है, और जबकि वाई नहीं है।
तो वाई है वह रक्त क्षीणता है कि रोगी है, या फिर जबकि एक्स नहीं है। ऑप्शन थर्ड है आपका कि एक्स और वाई दोनों रक्त क्षीणता यानी कि रक्त की अरक्तता, मतलब इसका सिंपल सा मतलब है रक्त की कमी की रोगी हैं यानी कि रक्त कम है, या एक्स और वाई दोनों में रक्त है वह क्या है, रक्त की वह रोगी नहीं है। तो आपको इसमें इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है कि एक्स आयु 12 वर्ष की स्त्री ग्लोबिन क्या है 10.5 ग्राम डेसीलीटर है, या फिर एक्स की आयु 10 वर्ष की स्त्री की हीमोग्लोबिन है वह 12.5 ग्राम डेसीलीटर है। तो इसका सही आंसर है जो आपका एक्स है, यह इसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और वाई होता है इसमें क्या होता है, वाई में आपकी जो रक्त की जो हीमोग्लोबिन होता है आपका पूरा होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। एक्स क्या है, रक्त क्षीणता है यानी कि रक्त उसमें कम है, इसकी रोगी है, जबकि वाई नहीं है, क्योंकि एक्स में आपका जो रक्त है कितना हो जाता है 10.5 ग्राम है, वाई में आपका 12.5 ग्राम है। तो यह आपकी गलत हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसमें वाई आपका सही हो जाता है, क्योंकि इसमें खून की कमी नहीं है और इसमें एक्स में खून की कमी है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि मिलान कीजिए। आपको इसमें मिलान करना है, आपको स्थान दे रखे हैं और आपको घर दे रखा है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है तो आपको समझना है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि जो असम है, लद्दाख है, मनाली है यानी हिमाचल प्रदेश और राजस्थान है, इनके घर हैं वह कैसे कैसे बने होते हैं। तो आपको यहाँ पे इनके घरों के बारे में दे रखा है, तो आपको इसके घरों के बारे में बताना है कि जो असम के लोग हैं वह कैसे घरों में रहते हैं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि हाउस बोट में रहते हैं, या पत्थरों के बने फर्श, उनकी छतें लकड़ी की बनी होती हैं, या मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों की बनी छतें होती हैं, या पत्थर लकड़ी के बने ढालू की छतें होती हैं, या मजबूत बांसों के बने ढालू छतें होती हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि जो असम है, असम के लोग कहाँ पे यानी कैसे घर होते हैं उनके। तो उनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 के मजबूत बांसों से बने ढालू की छतें होती हैं। कैसी होती हैं, ढालू की छतें होती हैं। तो असम के लोग हैं वह यहाँ पे रहते हैं। लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख के कहाँ पे रहते हैं, तो इनकी जो घरों की छत होती हैं कैसी होती हैं, फर्श होती हैं, और छतें हैं वह होती हैं वह लकड़ी की बनी होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम बात करते हैं मनाली की। मनाली के घर होते हैं, हिमाचल प्रदेश के जो घर होते हैं कैसे होते हैं, तो वह पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें यह सही हो जाता है 4 वाला। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के जो घर होते हैं कैसे होते हैं, वह मिट्टी के घर होते हैं, यानी कि मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों के जो छतें होती हैं वह बनी होती हैं। तो असम के घर कैसे होते हैं, मजबूत बांसों के बने हुए होते हैं। लद्दाख की बात करते हैं तो लकड़ी की उनकी छत होती है और पत्थर के बने हुए घर होते हैं। अब हम बात करते हैं मनाली की, तो मनाली के घर कैसे होते हैं, तो पत्थर की लकड़ी के बने ढालू की छतें होती हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो इसका सही आंसर है मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों की बनी छतें होती हैं। तो इसका सही आंसर आपको इसमें बताना है कौन सा सही आंसर हो जाता है। तो फर्स्ट का आपका 5 वाला हो गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है कि फर्स्ट का 5, बी का आपका 4 हो जाता है, सी का आपका 2nd है, डी का आपका 3rd है। नहीं, यह आपका गलत होता है, आपको दोबारा से मिलाना है, आपको इसको दोबारा से मिलाना है। समझिए यहाँ पे ऐसे गलत हो जाएगा कि फर्स्ट का आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे कीजिए, यानी कि ए का आपका क्या हो जाता है, वी होता है, फिर आपका बी आता है, बी का आपका क्या हो जाता है, तो बी का आपका 2nd हो जाता है। सी की बात करते हैं तो सी का क्या होता है, यानी कि मनाली का क्या हो जाता है, तो मनाली का आपका क्या हो जाता है, यह हो जाता है आईवी। फिर हमारा डी आता है, डी का आपको बताना है राजस्थान के जो घर होते हैं वह आपका 3rd हो जाता है। ठीक, तो ए का वी का 2nd, और यह आपको यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या होता है, ए का वी, तो यह सही है, बी का 2nd यह भी सही है, सी का 4 यह सही है, और डी का आपका डी
थर्ड है यह सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाता है। आपको इनको अच्छे से मिलाना है क्योंकि एग्जाम में आपको एक एक नंबर पर फोकस करना है, ऐसे ही गलतियां हो जाती हैं तो आपको इनको बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करना है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि एक दूसरे देश से एक नया छात्र अपनी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल हैं। आप इसे छात्रों की विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि स्थानीय छात्र नए छात्र को बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, या फिर आपको बताना है कि प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। या ऑप्शन थर्ड है कि कक्षा में नए छात्र के देश के बारे में बताएं कि जो लोग हैं वह कैसा व्यवहार करते हैं और किसे महत्व देते हैं। या ऑप्शन फोर है आपका कि कक्षा में प्रत्येक छात्र दूसरे देश के बारे में अपने दृष्टिकोण ज्ञान के बारे में बताने दें। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर टू आपका सही आंसर है कि प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों और समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में क्या करें? चर्चा करें। जहाँ पे आपको यह चर्चा दिख जाए वह आपका क्या होता है? पॉजिटिव आंसर होता है, हमेशा वह आपका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीकों से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। तो आपको इसमें इसका सही आंसर बताना है। तो वर्चुअल बैकग्राउंड का, या चैट की, GIF का, या म्यूट बटन का, या ऑप्शन नंबर फोर है आपका ऑडियो कॉल का। तो इसका आपको सही आंसर बताना है कि जो वीडियो कॉल होती है, वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग ऐप होता है, तो सबसे अच्छे तरीके को प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर टू आपका सही आंसर है कि चैट में GIF क्या है? चैट में GIF, यह आपका सही आंसर हो जाता है कि बिना बोले क्या हो जाता है? बिना बोले क्या होता है? संचार होता है, बातें होती हैं। तो चैट में क्या होता है? GIF होता है। ऑप्शन नंबर टू आपका राइट आंसर है। चैट में क्या होता है? GIF होता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? किससे मेल खाता है? तो संरचनावादी दृष्टिकोण से मेल खाता है। तो उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीरों का उपयोग करना, या पास के बगीचों से भिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना, या ऑप्शन थर्ड है कि एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोगों की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक आयोजक का उपयोग करना, या ऑप्शन फोर है आपका कि विभिन्न देशों यानी जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा कि पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। तो आपको इसमें इसका सही आंसर बताना है कि कौन सा अभ्यास है वह संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीर बनाने में उपयोग करना। तो यह बात आपकी गलत हो जाती है, संरचनावादी दृष्टिकोण की बात की गई है। पास के बगीचे से भिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना, यह भी बात आपकी गलत है। एक कले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोगों में व्याख्या करने की बात की गई है, तो यह आपका नेगेटिव हो जाता है। बेशक आपको यहाँ विभिन्न संरचनाओं के बारे में दे रखा है, लेकिन यहाँ पर व्याख्या की बात की गई है, यह आपका नेगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन फोर में आपको दे रखा है कि विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा कि पहचान करने के लिए ग्लो का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर फोर आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो छात्र श्यामपट्ट पर लोगों के द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण यानी कि माइंड मैप बनाएंगे। ऑप्शन टू है कि दो छात्र मिलकर फूल के उन विभिन्न भागों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका उल्लेख EVS की पुस्तक में किया गया था, या पोचमपल्ली साड़ियों पर एक वीडियो देखने के बाद में छात्र
साड़ियों पर बने विभिन्न प्रतिरूपों के बारे में क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। या ऑप्शन नंबर 4 आपको दे रखा है कि छात्र इमारतों के बारे में, निर्माण में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखी जानकारी को लिखेंगे। तो इसका आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा वह आपका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, किसमें, एक्टिव शिक्षण में, सक्रिय शिक्षण में आपको सबसे अच्छा उदाहरण बताना है आपको। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाता है, तो छात्र श्यामपट्ट पर लोगों के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के बारे में विचारों का क्या करेंगे, माइंड मैप बनाएंगे। तो माइंड मैप की बात आ जाती है जहाँ पे यह आपका सही हो जाता है, पॉजिटिव आंसर है। नेक्स्ट आता है कि दो दो छात्र मिलकर फूल के उन विभिन्न भागों को सूचीबद्ध करेंगे कि जिनमें ईवीएस पाठ्य पुस्तक में किया गया। तो यह आपका गलत है। पोचमपल्ली साड़ियों पर विभिन्न वीडियो देखने के बाद में अपना प्रतिरूप के बारे में चित्र बनाएंगे, यह भी बात गलत है। इमारतों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखी जानकारी को लिखेंगे, यह भी आपका गलत हो जाता है। सबसे बेस्ट आंसर है आपका माइंड मैप बनाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा। तो आपको इसमें बताना है कि कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना, या छात्रों में गेहूं के आटे से बने व्यंजनों की सूची लिखने को कहना, या फिर अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने और मेले का आयोजन करना जहां छात्र क्या करते हैं, व्यंजन बनाते हैं और बेचते हैं। ऑप्शन 4 में दे रखा है कि कक्षा के बच्चों के लिए बगीचा बनाना जहां सभी बच्चों को टमाटर, मिर्च आदि जैसे पौधे हैं वह उगाने को मिलते हैं। तो इसका आपको सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाता है, क्या बताना है कि पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाता है, तो छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना, यह भी आपका गलत है। छात्रों से गेहूं के आटे से बने व्यंजनों की सूची लिखने को कहना, यह भी आपका गलत हो जाता है। अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना, या जहां व्यंजन बनते हैं और बेचते हैं। या ऑप्शन 4 है आपका कि कक्षा में बच्चों के बीच बगीचा बनाना, टमाटर मिर्च यह करके दिखाना, यह भी आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाता है कि अपने विद्यालय में आग से रहित खाना बनाएं, यानी कि वहाँ पे आग जलाने की कोई भी बात नहीं की जाए। यहाँ पे व्यंजन मन सूची की लिखने की बात की गई है, सैंडविच बनाने की बात की जा रही है, पौधे लगाने की बात की जा रही है। तो यह आपके गलत हो जाते हैं सभी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 81 है कि भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्यापक में एक छात्र पूछता है, यानी एक अध्यापक से छात्र पूछता है कि आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं, यानी कि ईवीएस की भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर है वह ईवीएस के पाठ को सिखाने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। तो इसके बारे में आपको सही आंसर बताना है कि हम हर समय अन्य लोगों से बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। या फिर हम हर समय अन्य लोगों से बातचीत करते हैं, उनमें कुछ दिव्यांग हैं, समाज में रहने के लिए भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। या ऑप्शन 4 दे रखा है, 3 दे रखा है आपको कि आप में से कुछ लोग बड़े होकर मनोवैज्ञानिक बनना चाहते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझना चाहते हैं। उसके लिए एक महत्वपूर्ण और यह एक अच्छा कदम है, पहला कदम है। या भावनाओं का मानव शरीर के हार्मोन से गहरा संबंध होता है, मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों के बारे में सीख रहे हैं, वैसे ही आपके लिए भावनाओं को समझना क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको इसके बारे में इसका सही आंसर बताना है, क्या हो जाता है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर आपको बताना है कि हर समय अन्य छात्र यानी कि अन्य लोगों से बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसकी भावनाओं को समझने के लिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए समाज में रहना यह बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर समस्या यानी कि हर समय अन्य लोगों से बातचीत करते हैं, हर समय करते हैं, यह बात गलत है। उनमें से कुछ दिव्यांग हैं, समाज में रहने के लिए उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। तो यह बात आपकी गलत हो जाती है कि हर समय लोगों से
यानी कि बातचीत करना, यह आपका नेगेटिव होता है। ऑप्शन थर्ड में आपका दे रखा है कि आप में से कुछ लोग बड़े होकर मनोवैज्ञानिक बनना चाहती है, यह बात आपकी बहुत दूर की हो जाती है। भावनाओं का मानव शरीर में हार्मोन से गहरा संबंध है, विभिन्न हिस्सों के बारे में सीख रहे हैं, वैसे ही आपके लिए भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है, यह आपका गलत हो जाता है। सबसे बेस्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कि हमें एक दूसरे की भावनाओं को बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है, क्योंकि समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि उजियारा और सहमीर ग्लोब पर भिन्न देश देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ग्लोब पर उजियारा और सहमीर हैं, यह ग्लोब पे अलग अलग देशों के बारे में देख रहे हैं। तो उजियारा कहता है कि देखो विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई हैं, क्या पृथ्वी पर ऐसी रेखाएं हैं? ऐसी भी रेखाएं हैं। सहमीर कह रहा है होनी ही चाहिए, यह इस किताब में भारत के मानचित्र में भी है, देखो विभिन्न राज्यों के बीच में भी रेखाएं हैं। तो उपयुक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणाओं से परिचित करने के लिए प्रयोग किया गया है। तो इनमें से कौन सा प्रश्न उजियारा और सहमीर को इन रेखाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा? तो आपको इसमें इसका सही आंसर बताना है कि वह जो उजियारा और समीर है ग्लोब पर विभिन्न दिशाओं के बारे में देख रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? तो आपको इसमें बताना है कि आपके अनुसार सड़कों पर सफ़ेद रेखाएं क्यों बनाई जाती हैं, या ऑप्शन 2 है आपका कि आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं, या फिर फोटो लेते समय आपके कैमरे के स्क्रीन पर ग्रिड रेखाएं क्यों नजर आती हैं, या विद्यालय में लिखने के लिए लाइन कॉपियों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। बेहतर तरीके से समझने के लिए सफ़ेद रेखाएं क्यों बनाई जाती हैं, यह भी गलत होता है। फोटो लेते समय जो स्क्रीन पर आ जाती है लाइनें, वह भी आपकी गलत हो जाती है। और लाइनर कॉपियों के बारे में प्रयोग किया जाता है, यह भी गलत है। सबसे बेस्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2, आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए एक ग्राफ बुक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है कि जो ग्राफ वाली बुक होती है ऐसे इस तरीके से होती है, तो इसका हम उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है। तो आपको बताना है कि विद्यार्थी को पता चल जाएगा कि अतीत में स्मारकों के निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग क्यों किया जाता था, या छात्र ताजमहल की एक वास्तुशिल्प योजना को उचित पैमाने पर तैयार करेंगे। थर्ड है आपका कि छात्र गोलकुंडा के किले में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके लिए उद्देश्य के आधार पर क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। ऑप्शन 4 में आपको दे रखा है कि छात्र ऐतिहासिक स्मारकों के महत्व को पहचानते हुए उनको संरक्षित करने में मदद करेंगे। तो आपको इसमें इसका सही आंसर बताना है, क्या सही आंसर हो जाता है। तो शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है। तो इसका सही आंसर हो जाता है कि विद्यार्थी को पता चल जाएगा कि अतीत के बारे में निर्माण करने के लिए पत्थर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यह बात आपकी क्या हो जाती है, यह बात आपकी गलत हो जाती है। छात्र ताजमहल की एक वास्तुशिल्प योजना को उचित पैमाने पर तैयार करेंगे, यह बात भी आपकी गलत हो जाती है। छात्र गोलकुंडा के किले के निर्माण में विभिन्न सामग्रियों को अपने उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, यह बात आपकी गलत होती है। ऑप्शन 4 में आपको दे रखा है कि छात्र ऐतिहासिक स्मारकों को महत्व को पहचानते हुए उनको संरक्षित करने में मदद करेंगे। तो यह भी बात आपकी क्या हो जाती है, यह भी बात आपकी गलत हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है कि छात्र हैं वह गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 84 आता है, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाएं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपने छात्रों को बताया कि अगर गोंद की बोतल खाली की गई, नई बोतल नहीं दी जाए, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। तो निम्नलिखित में से क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के विकल्पों पर विचार करने के लिए मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाएं कि
किन प्रोजेक्टों में गोंद का प्रयोग किया जाता है और किन में नहीं किया जाता है। या फिर अपनी परियोजना पर काम करने के साथ ही छात्रों पर अपनी विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हैं। ऑप्शन थर्ड में दे रखा है कि छात्रों को एक साझा रजिस्टर में लिखने के लिए कहें कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया है। या छात्रों को छात्रों को गोंद में पानी मिलाकर उपयोग करने के लिए कहें। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। किसके बारे में पूछा गया है? गोंद के बारे में, प्रयोग के विषय में पूछा गया है। तो एक पोस्टर लगाएं जिसमें प्रोजेक्ट गोंद का प्रयोग किया जाता है और किन में नहीं। तो यह बात आपकी गलत हो जाती है। आपको हमेशा सबसे बेस्ट आंसर देखना है। अपनी परियोजना यानी कि अपनी परियोजनाओं का काम करने के साथ ही छात्रों को उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हैं। यह बात सही है। छात्रों को एक साझा रजिस्टर में लिखने के लिए कहें कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया है। ऑप्शन 4 है आपका कि छात्रों को गोंद में पानी मिलाकर उपयोग करने के लिए कहें। तो यह आपका खराब हो जाएगा। यह भी आपका गलत है। दोनों आपके गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है कि परियोजना बनाने पर काम करने के साथ ही छात्रों पर उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो क्या हैं, जो चिपचिपी हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो आपको बताना है कि यह समझने के लिए कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना, या पता लगाने के लिए कि मानव की आंख कितनी दूर तक देख सकती है, प्रत्येक छात्र को दूर से वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना। ऑप्शन थर्ड दे रखा है कि कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है जानने के लिए गिनकर समझना और कौन सी सब्जी जल्दी सड़ जाती है। या ऑप्शन आपका 4 दे रखा है आपको कि अपने ज़िले में अध्ययन यात्रा पर जाकर अपनी यानी कि पानी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना। तो आपको इसमें इसका सही आंसर बताना है। क्या सही आंसर हो जाता है? तो निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाता है कि यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है और तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को क्या करना, तिरछा करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए कौन सा आकर्षक प्रारंभ उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है। तो तापमान, वस्त्रों, गतिविधियों, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच के अंतरों का वर्णन करना, या छात्रों को एक टोपी, बरसाती और एक स्वेटर दिखाना, उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। या फिर छात्रों को सैर पर ले जाना, उनमें से वर्णन करने के लिए कहना कि आने वाले मौसम में पौधे हैं वह कैसे बदलेंगे। तो इसका आपको सही आंसर बताना है कि ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षक प्रारंभ उदाहरण का वह क्या है, प्रासंगिक है, सबसे अधिक प्रासंगिक है। तो तापमान, वस्त्रों, गतिविधियों, पौधों के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच में अंतरों का वर्णन करना। तो यह गलत होता है। छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती, एक स्वेटर दिखाना, उनसे पूछना कि इनमें से किसका उपयोग किया गया है। तो यह बात आपकी बिल्कुल सही है। ऋतु के विषय में पूछा गया है तो एक टोपी देना है, बरसाती देना है और बच्चों को स्वेटर देना है और यह पूछना है कि इसका उपयोग क्या है। और आपको दे रखा है ऑप्शन थर्ड में कि छात्रों को सैर पर ले जाना और वर्णन करने के लिए कहना कि आने वाले मौसम में पौधे कैसे बदलेंगे। या फिर ऑप्शन 4 दे रखा है आपको कि छात्रों को सूर्योदय से सूर्यास्त और फिर से सूर्योदय तक लोगों की गतिविधियों में संबंधित परिवर्तनों का वीडियो दिखाना। तो यह आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर है कि छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती, एक स्वेटर दिखाना, उनसे पूछना कि इनमें से किसका उपयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 87 आता है कि अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने के लिए सक्षम होंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न
इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है। तो हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए क्यों नहीं? तो आपको बताना है कि यदि आपके माता पिता में से किसी एक को मलेरिया है तो स्वयं को इसके होने की जोखिम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। या ऑप्शन थर्ड आता है कि स्वच्छ वातावरण बनाए रखने से आप किन रोग वाहक कीड़ों को रोक सकेंगे। ऑप्शन 4 है जीवाणु और विषाणुओं से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारी या कौन सी हैं। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। पूछा है आपसे कि अधिगम उद्देश्य उस छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। तो कौन सा मूल्यांकन है वह अध्ययन उद्देश्य का सर्वोत्तम जो परीक्षण करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि हम कोविड प्रसार को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मास्क का प्रयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह प्रसार को रोकने के लिए हम प्रयोग नहीं करते हैं। यह क्यों? यह बात आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। यदि आपके माता पिता में से एक को मलेरिया है तो स्वयं को होने के जोखिम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो यह बात आपकी क्या हो जाती है? यह बात आपकी गलत हो जाती है। स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए किन रोग वाहक कीड़ों को रोक सकते हैं। तो यह बात गलत है। सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कि हम कोविड में क्या करते हैं, मास्क का प्रयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह प्रसार को रोकने के लिए हम प्रयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी उद्देश्य यानी इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होगा, एनिमेशन वीडियो होगा, या आभासी वास्तविकता होगी, या ऑप्शन 4 है आपका ग्राफिक डिजाइनर सॉफ्टवेयर होगा। तो आपको इसमें इसका सही आंसर बताना है कि वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आदिकाल को यानी कि आदि इनको बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी में आप किसका उपयोग करना चाहती हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होता है, या फिर एनिमेशन वीडियो होता है, यह गलत होता है, यह भी आपका गलत होता है, या फिर आभासी वास्तविकता होती है, या ग्राफिक डिजाइनर सॉफ्टवेयर होता है। तो यह बात आपकी गलत हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है कि आभासी क्या होता है, वास्तविकता होती है। किसके लिए? वास्तुकला के लिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए। तो इसमें हमारी क्या होती है, आभासी वास्तविकता होती है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, हमें किसी का सॉफ्टवेयर का सहारा नहीं लेना पड़ता है। क्या होती है? आभासी वास्तविकता होती है। शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है, लेकिन आपको थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी क्योंकि बाहर आंधी चल रही है और मैं इस टाइम वीडियो बना रही हूँ। तो आपका लास्ट क्वेश्चन ही चल रहे हैं, यानी कि आपका लास्ट ही क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन बाकी हैं। शिक्षक खाद्य शिक्षण की अवधारणा सिखाना चाहती है। किसकी अवधारणा सिखाना चाहती है? खाद्य परीक्षण की अवधारणा को सिखाना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो पापड़ है, चिप्स है, दही है, या फिर कच्चा आम है। तो आपको इसमें इसका सही आंसर बताना है। आपको बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी, क्या करूँ मैं। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर पापड़ भी हो जाता है और चिप्स भी हो जाती है। तो आयोग ने क्या किया है, इन दोनों विकल्पों पे सही आंसर आपको दिया है, यानी कि सही नंबर दिया है, इन दोनों टिकों को टिक किया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपका लास्ट क्वेश्चन है कि सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो खेल का परित्यक्त मैदान, या कूड़ा एकत्र करने की जमीन, या फिर पुलिस थाना, या ऑप्शन नंबर 4 आ जाता है कि नाई। इसका सही आंसर आपको बताना है, क्वेश्चन को समझना है ढंग से कि सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का उपयोग करते हुए पर्यावरण की चीज़ों को अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए उपयुक्त है।
तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि खेल का प्रत्यय मैदान, यह आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कूड़ा एकत्र करने की जमीन, यह भी गलत है। पुलिस थाना आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है, क्या हो जाता है, नाई आपका सही आंसर हो जाता है। बार्बर आपका सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। यहाँ तक हमारे क्या हो जाते हैं, यहाँ तक हमारे 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के आपके 90 नंबर तक यह आपका ईवीएस का पार्ट होता है। तो हमने सीडीपी को समझा है। आपका प्रीवियस ईयर पेपर था किसका, 8 जनवरी 2022 का यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था। तो इसको हमने आपके साथ डिस्कस किया है। तो आपको समझ में आई होगा, जो मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में आता है, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। और आपको 8 जनवरी यह जो मैं आपको पेपर करा रही हूँ, यह सभी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, आपको सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। फिर मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। इससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, हमें भी चीज़ें समझ में आती हैं कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक, तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ लेना, हम आपको आपका आंसर ज़रूर करेंगे।